दोस्तों, मैं हूं सूरज शर्मा। मैं आज आपको अंग्रेज़ों और मराठों के बीच लड़ी गई लड़ाई के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। किस प्रकार मराठों ने अंग्रेज़ों की सेना को मात दी थी, जिसके कारण अंग्रेज़ी सेना मराठा क्षेत्र पर आधिपत्य जमाने में असफल रहे थे शुरुआती दौर में। इस लड़ाई को कहा जाता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1775 से 1782 के बीच में लड़े गए थे। तो चलिए जानते हैं इसमें कौन कौन सी घटनाएँ घटी थीं। सबसे पहले घटना ये होती है कि जो बम्बई परिषद थी, जो अंग्रेज़ों के अधीन था, बम्बई का क्षेत्र, वहाँ पे जो लोकल काउंसिल थी, जो प्रशासन चलाता था बम्बई का, और एक प्रशासन चलाने वाला होता था बंगाल में, जहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल बैठता था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया था। और दक्षिण में भी एक परिषद होती थी, मद्रास परिषद, या फिर हम प्रेसिडेंसी कह सकते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, 3 प्रमुख प्रेसिडेंसियाँ थीं। तो बम्बई प्रेसिडेंसी ने सोचा कि हम भी बंगाल प्रेसिडेंसी की तरह कुछ कर्तव्य करते हैं, मतलब अपने क्षेत्र में विस्तार करते हैं बम्बई के क्षेत्र में। तो इस कारण से बम्बई परिषद विस्तार तो करना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर शक्तिशाली मराठों की उपस्थिति के कारण अपने क्षेत्र का विस्तार नहीं कर पा रही थी। इसी बीच उसे एक कठपुतली मिलता है जिसका नाम था रघुनाथ राव, जो कि मराठा संघ के अंदर का ही आदमी था। अब जानते हैं कि राजा महाराजा आपस में एक दूसरे को लुढ़का कर या फिर मतलब एक दूसरे की हत्या करके राजगद्दी पाना चाहते थे। तो इसी प्रकार एक व्यक्ति था रघुनाथ राव, जो कि मराठा क्षेत्र का ही आदमी था, लेकिन एक तरह से उसने बगावत कर दी थी। बगावत इसलिए करता है क्योंकि जब 1772 में पेशवा माधवराव की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद पेशवा बनते हैं नारायण राव, लेकिन नारायण राव की हत्या कर दी जाती है 1773 में। फिर नारायण राव के जो पुत्र जन्मते हैं, उनका नाम था माधवराव नारायण, पहले वाले का और जो दूसरे वाले थे, इनके दोनों को नामों को मिलाकर बनाया गया, मतलब उनका नाम बनाया गया जो जन्मे थे नए पुत्र, पेशवा माधवराव नारायण। तो इनके अधिकार को चुनौती दे देते हैं रघुनाथ राव, कहते हैं कि नहीं हम मानेंगे ही नहीं, हम बनेंगे। रघुनाथ राव स्वयं कहने लगते हैं, और रघुनाथ राव चाचा थे नारायण राव के। तो ये एक तरह से बगावत करते हैं, लेकिन जो प्रबंधनकर्ता के जो प्रमुख थे, नाना फडणवीस के उपस्थिति के कारण अपने आप को प्रभावहीन पा रहे थे रघुनाथ राव, और जितने भी कोशिश किए इन्होंने पेशवा बनने का, सब में असफलता पाई। इस असफलता के कारण इन्होंने बम्बई परिषद की कंपनी की सेना से सहायता मांगी थी और सूरत की संधि किया 1775 में। इसमें बम्बई परिषद को, यानी कि अंग्रेज़ों को, वसीन और सालसेट का क्षेत्र देना था, जो कि बम्बई का ही क्षेत्र था, द्वीप वाला क्षेत्र था, मतलब एक तरह से आइलैंड मान सकते हैं, जहाँ पर अंग्रेज़ अपना बंदरगाह वगैरह खोल सकते थे। और बदले में रघुनाथ राव को कंपनी की सेना ने कहा था कि हम आपको पेशवा बना देंगे। इसी सूरत की संधि के माध्यम से पूना में स्थित एक जगह है अररास, वहाँ पर ये दोनों सेनाएं टकराती हैं, कंपनी की सेना और मराठों की सेना। लेकिन ये युद्ध अनिर्णायक साबित होता है, इसमें किसी को विजय प्राप्त नहीं होती, घमासान युद्ध होता है। और जो प्रमुख परिषद थी बंगाल की, जो भारत का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, बम्बई परिषद ने उसे कोई जानकारी नहीं दी थी। और जब युद्ध शुरू हो जाता है अरारास के पास युद्ध जब शुरू होता है, तो जो लेटर मिलता है वारेन हेस्टिंग्स को, जो बंगाल में बैठा था गवर्नर जनरल भारत का, तो वो सोचता है कि मेरी अनुमति के बिना ही ये सब युद्ध आरंभ कर दे रहे हैं, और अभी लेटर मेरे पास अभी आ रहा है जब युद्ध शुरू हो चुका है तब। तो वारेन हेस्टिंग्स कर्नल अपटन के नेतृत्व में एक सेना भेजता है, बंगाल से सेना भेजता है, और पुरंदर की संधि करते हैं वो कर्नल अपटन। पुरंदर की संधि करते हैं 1776 में, और इस संधि के माध्यम से सूरत की संधि जो होती है 1775 में बम्बई की परिषद में और रघुनाथ राव के मध्य में। तो पुरंदर की संधि के द्वारा सूरत की संधि को अमान्य घोषित कर दिया जाता है, और जो बंगाल परिषद थी, यानी वारेन हेस्टिंग्स के अधीन जो परिषद था, जो कि प्रमुख परिषद थी अंग्रेज़ों की, उसने कहा कि हम मराठों के क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं और हम रघुनाथ राव का साथ नहीं देंगे। लेकिन इसमें ये भी था कि जो क्षेत्र अंग्रेज़ों को
सूरत की संधि के द्वारा देना स्वीकार हुआ था। सालसेट और बसीन का क्षेत्र वो अंग्रेज़ों के पास ही रह गया था। लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सबसे ऊपर के लोग होते थे, जो गवर्नर जनरल बनाकर भारत में भेजते थे, उन्होंने सूरत की संधि को पुनर्जीवित कर दिया। मतलब कि पुरंदर की संधि को अमान्य घोषित कर दिया, वारेन हेस्टिंग का फैसला पलट दिया और बम्बई की परिषद को सही माना कि जाओ जाओ क्षेत्रों में विस्तार करो, साम्राज्यवाद फैलाओ। तो सूरत की संधि को पुनर्जीवित जब कर दिया तो बस वो बम्बई की परिषद ने पुनः उत्साह के साथ युद्ध आरंभ किया मराठों के साथ। लेकिन ये युद्ध जब बड़गांव के क्षेत्र में लड़ा गया तो यहाँ पर भी अंग्रेज़ों को हार मिलती है मराठा से। तो जब इसमें मतलब बहुत तगड़ी हार मिलती है तो इससे अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा को थोड़ा सा धक्का लग जाता है महाराष्ट्र के क्षेत्र में। और इसके बाद बड़गांव की संधि होती है 1779 में और कई सारे क्षेत्र जो भी अंग्रेज़ों ने जीते थे सब मराठा संघ को वापस मिल जाते हैं। इससे अंग्रेज़ों की स्थिति धूमिल होती है। लेकिन वारेन हेस्टिंग जो बंगाल परिषद का था गवर्नर जनरल, वो हार नहीं मानता। उसने एक सेना भेजी गार्डर के अधीन, जो कि पूना पर अटैक करने वाली थी, और एक सेना भेजी थी कर्नल पोफम के अधीन, जो कि ग्वालियर पर अटैक करती। ग्वालियर पर भी मराठा संघ का शासन था। ग्वालियर पर विशेषकर सिंधिया लोग शासन करते थे, सिंधिया। तो वहाँ पर जब पोफम जाता है तो उसने कई छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ी और ग्वालियर का दुर्ग जीत लिया। लेकिन फिर जो गार्डर था वो मध्य भारत से गुजरते हुए गुजरात पर हमला करता है, अहमदाबाद को जीत लेता है। लेकिन जब वो अंदर आता है, पूना की तरफ बढ़ता है, तो पूना को जीतने में असफल हो जाता है। इसमें अंग्रेज़ों को थोड़ी सी विजय तो ज़रूर प्राप्त होती है, क्योंकि अहमदाबाद पर अधिकार कर लेते हैं और बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे, ये भी गुजरात के क्षेत्र में ही पड़ता है वर्तमान में, तो बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे ये भी पेशवा संघ के अंदर आते थे, तो इसको भी अपने कंट्रोल में लेते हैं। तो इसमें कुछ कहा जा सकता है कि थोड़ी सी स्थिति अंग्रेज़ों की मजबूत हुई थी। फिर इसके बाद